वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जियोग्राफी बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए जियोग्राफी की, और पेपर 3 के जो सेकंड पार्ट होता है उसके लिए सेकंड पार्ट में खास करके आपको पढ़ना होता है पेपर 3 में जियोग्राफी बीए तृतीय वर्ष में साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में जानना होता है, जिसमें लगभग आप देखिएगा तो इस साउथ इससे पहले आपने साउथ वेस्ट एशिया पढ़ा, मैंने महासंग्राम वीडियो दिया था, और उससे पहले आप लोगों ने एक और एशिया के बारे में जाना था जिसको बोलते हैं फार ईस्ट एशिया, या हिंदी में सुदूर पूर्व एशिया, या अगर बोले तो उसी को पूर्वी एशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है साउथ ईस्ट एशिया से रिलेशन रखता होगा, और ख़ास करके इसमें मुख्य रूप से 11 देश आपके जो है संकलित हैं, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो वो 11 देश जो है अभी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसा कि आपको पता है महासंग्राम रिवीजन क्लास में यही होता है। और मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा 2022 वाला, और 2023 का मॉडल पेपर जल्दी आ जाएगा, तो उसको लेकर के आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से जानकारी ग्रहण कर पाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में थोड़ा जानकारी बताएं कि दक्षिण पूर्वी एशिया है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कहाँ कहाँ के देश इसमें आते हैं। जैसे कि ये भारत है अपना, भारत मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप ड्रा कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। अब भारत के इधर यहीं पर जस्ट आपका पड़ता है म्यांमार, तो ये म्यांमार भी इसमें शामिल है, ठीक है। म्यांमार के इधर यहीं पर पड़ता है आपका लाओस, ये भी शामिल है। लाओस के ऊपर ऐसे पतली पट्टी में पड़ता है आपका वियतनाम, ये भी शामिल है, ठीक है। और उसके बाद में आपका थाईलैंड यहीं पर पड़ता है, ठीक है। थाईलैंड की सीमा लाओस से, म्यांमार से, इन सभी से मिलती है। और इधर आप देखते हैं खास करके कंबोडिया भी पड़ता है, ठीक है वो। और इसके अलावा वियतनाम तो है ही। फिर इससे नीचे आएंगे आप तो मलेशिया पड़ेगा। मलेशिया से इधर आप सिंगापुर देखेंगे, इधर और सिंगापुर से और नीचे आप देखिएगा, खास करके यहीं से आप इसके थोड़ा सा नीचे, इस सिंगापुर से नीचे आप आएंगे तो आपको इंडोनेशिया, मतलब यानी इंडोनेशिया जिसको आप कहते हैं, उसका सुमात्रा द्वीप जो है इधर पड़ेगा, और जावा द्वीप इधर, और इन्हीं द्वीपों पर आप देखिएगा कि भाई वो है। इसके अलावा आप और देखेंगे जो है खास करके वियतनाम तो हो ही गया आपका, फिर बोर्नियो, और भी तमाम सारे देश हैं जो कि शामिल हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब, ठीक है। तो म्यांमार तो आपका हो ही गया, लाओस हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, ईस्ट तिमोर हो गया, तो ये सब शामिल हैं। आइए देखते हैं इसी के बारे में हमको जानना है। तो संक्षिप्त परिचय बताएं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया मानव प्रजातीय रूप से चाइना से ज़्यादा एक प्रकार से निकटता रखता है। मानव प्रजातीय रूप का मतलब ये होता है कि भाई उनकी खास करके जो कद काठी होती है, जो रूप रंग होता है चेहरे का, और ख़ास करके बात की जाए उनके माथे जो होते चौड़े थोड़ा होते हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है, और गोरे चिट्टे कलर के होते, थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि भाई चाइना के जैसे लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी लोग दिखते हैं। तो जो मानवीय मतलब मानव प्रजातीय जो रूप है वो खास करके सिमिलरिटी दिखेगी चाइना से, लेकिन जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जबकि सांस्कृतिक रूप से भारत से अत्यधिक निकटता रखता है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के आप लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो चाइना वाले हैं, लेकिन जब आप उनको थोड़ा अगर सांस्कृतिक तरीके से देखेंगे, यानी कल्चरल बैकग्राउंड अगर उनका देखेंगे, तो इंडिया से रिलेशन रहा है। क्योंकि प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा प्राचीन समय में भारत का ही शासन रहा, भारत के राजा लोग ही शासन करते थे यहाँ सब इन देशों पर कहीं ना कहीं पे। तो उसका प्रभाव दिखता है संस्कृति में। आप देखते हैं अभी भी भगवान राम वगैरह की पूजा वहाँ भी लोग करते हैं। आप देखते हैं इंडोनेशिया वगैरह, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ आप देखते हैं कि जो है एक प्रकार से भगवान राम के बारे में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रिस्पेक्ट रहती है। और भी देश में आप देखिएगा तो वहाँ पर एक प्रकार से जो हिंदू कल्चर है वो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्रफल है यह लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 1700 वर्ग मील बोले तो, ठीक है। और यहाँ जनसंख्या की अगर बात कीजिए तो लगभग 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि
आप देखेंगे 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या 2012 और 13 की जनगणना के अकॉर्डिंग। यहाँ का जनसंख्या घनत्व की अगर बात की है तो 135 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में या 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अच्छा, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का ये दायरा, 1 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर ऊपर, फिर इधर बगल में, यानी 1 किलोमीटर का ये आयत अगर हम बना दें, मतलब कि ये बना दे, वर्ग बना दे, ठीक है, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो बीच का जो पूरी एरिया है, इस पूरी एरिया में, ये पूरी एरिया जो बनती है, इस पूरी एरिया में 135 लोग जो है निवास करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और 351 प्रति वर्ग मील बोले तो निवास करते हैं, 351 व्यक्ति 1 मील के मतलब वर्ग में निवास करते हैं, ठीक है। वर्ग मतलब होता है क्षेत्रफल उसको, चूँकि क्षेत्रफल जो होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, तो स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर गलत निकल गया मुझसे, किलोमीटर है, ठीक है, चूँकि सेंटीमीटर नापा जाता है जैसे कि कोई आयत वगैरह नापते हैं, तो बाकी किलोमीटर में लंबाई नपती है, जो बड़ी बड़ी लंबाई होती है। और ख़ास करके अगर देश की लंबाई की बात की जाए या प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो वहाँ पर तो किलोमीटर में ही नपेगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में लगभग आप देखते हैं 11 देश हैं, और पहला देश आपका है ब्रुनेई। ब्रुनेई की बात की है तो राजधानी इसकी है बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। और ख़ास करके दूसरी देश है आपका कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे, ठीक है। और उस अगला जो देश है उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की राजधानी है डिडली। इसके अलावा इंडोनेशिया, या इसी इंडोनेशिया को हिंदोनेशिया भी कहते हैं हम लोग, तो जकार्ता राजधानी इसकी। लाओस देश भी इसी में हमको पढ़ना है, तो लाओस की राजधानी है वियंतिमान। और इसके बाद मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी तो आपको पता होगा कुआलालंपुर, ठीक है, ये राजधानी मलेशिया की। इसके अलावा जो अगला देश है म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी है नापीते। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसके अलावा अगला देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और थाईलैंड की राजधानी तो सभी को पता होगा बैंकॉक। और वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकते थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। भौगोलिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से वर्षा कहाँ पर कैसी होती, कहाँ पर ऋतुएं कैसी हैं, जलवायु कैसा है, पर्वत पठार है या मैदान है या रेगिस्तान है, कैसा मामला है। तो ये सब होता है आपका, कहाँ पर सागर महासागर झील क्या होते हैं, तो ये सब आपके क्या होते हैं, भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक स्वरूप उस देश का। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की है तो जलवायु मानसूनी जलवायु से अधिक निकट रखती है, यानी मानसूनी जलवायु एक प्रकार से है यहाँ की। सर्वत्र प्रचलित पवनों का ऋत्विक परिवर्तन होता रहता है, मतलब ऋतु आने पर जो है जो पवनें होती हैं, जो प्रचलित पवनें वहाँ पर चलती हैं वो बदल भी जाती हैं। 2 स्पष्ट आर्द्र और शुष्क। आर्द्र माने होता है वायु में नमी होना, शुष्क माने होता है वायु गर्माहट होना वायु में, ठीक है। तो खास करके आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की हवाएं आपको वहाँ पर चलती दिखेंगी। इसके अलावा आर्द्र और अपेक्षाकृत शुष्क मतलब कि अपेक्षाकृत शुष्क ऋतुएं वहाँ पर आपको मिलेंगी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में। और इस प्रदेश में दक्षिणी एशिया की अपेक्षा वर्षा जो होती है उसकी मात्रा की अवधि का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी वर्षा ज़्यादा होती है दक्षिणी एशिया के, खास करके उससे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पूर्वी एशिया की तरह शीत ऋतु की कठोरता यहाँ पर नहीं मिलती है। अक्षांशीय स्थिति में भी यह अन्य दोनों बृहद प्रदेशों से, अन्य दोनों प्रदेश का मतलब यहाँ पर किससे है, फार ईस्ट एशिया और दक्षिण मतलब कि दक्षिण पश्चिम एशिया, जो इसको आप बोलते हैं साउथ वेस्ट एशिया, तो उससे आप देखेंगे उन प्रदेशों से आपको अलग दिखाई पड़ेगी अक्षांशीय स्थिति की। चूँकि ये इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो कर्क रेखा दक्षिणी एशिया के लगभग मध्य तथा पूर्वी एशिया के दक्षिणी उपांत भाग से गुजरती है, और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी एशिया के उत्तरार्ध और पूर्वी एशिया का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ जलवायु की स्थानीय भिन्नता उच्चावच और समुद्र के संदर्भ में स्थिति के अनुसार मिलती है। अधिक वर्षा के कारण से नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों और जावा में आप देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार से मिट्टी बनी हुई है, तो उन मिट्टियों को छोड़ करके सरबर्त मिट्टी अत्यधिक अपक्षालित है, यानी कि एक प्रकार से उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है खास करके खेती के लिए, तो वो अनुपजाऊ मृदा है, ठीक है, इसके कारण से। और चूँकि उसकी ऊपरी परत क्या है, अपक्षालित हो चुकी है, वो अपर्दित हो चुकी है, इसके परिणाम स्वरूप क्या है, अनुपजाऊ मृदा है। नदी घाटियों में ही कम वन है आप देखेंगे, और ख़ास करके उर्वर मिट्टी का संयोग आपको मिलेगा। समुद्र तटीय मैदान भी प्रायः दलदली है,
और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल में कृषिगत भूमि का परसेंटेज जो है वो बहुत कम आपको मिलेगा, यानी कृषि बहुत कम होती है यहाँ पर, ठीक है, उसके योग्य भूमि नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं मतलब होते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, उसकी दशाएं क्या है। तो भौगोलिक दशाएं तो आपने पढ़ लिया। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो थाईलैंड को छोड़ करके इस प्रदेश के सभी देश जो रहे वो पश्चिमी देशों के गुलाम रहे, उपनिवेश रहे हैं। यानी चाहे बात की जाए इंग्लैंड की, या जो विदेशी कंपनियां आती है फ्रांस की बात की जाए, अन्य देशों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पे ये जो पश्चिम के देश हैं, यानी जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जिस प्रकार से इंडिया पर ब्रिटेन का शासन रहा, उसी प्रकार मतलब उपनिवेश रहा ब्रिटेन का भारत, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं पश्चिमी देशों के उपनिवेश सारे देश आपको दिखाई पड़ेंगे। लगभग पिछले 40 वर्षों में ही इन्हें विदेशी शासन से मुक्ति मिली हुई है। यह प्रदेश कई विदेशी शक्तियों का संघर्ष स्थल रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो देश रहे, जैसे म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इसके अलावा ब्रिटिश हिंदी, मतलब ये सब ब्रिटिश के, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई ये ब्रिटिश के खास करके चंगुल से जकड़े रहे। इंडोनेशिया डच के, और वियतनाम की बात की जाए, लाओस की और कंपूचिया की, तो ये फ्रेंच यानी फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं। यानी इंडोनेशिया पर अधिकार था डचों का, और खास करके म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई पर अधिकार था ब्रिटेन का। ओके, और इसके अलावा वियतनाम, लाओस और कंपूचिया पर अधिकार था फ्रांस वालों का। ओके, तो इन देशों में औपनिवेशिक शासन हट जाने के बाद में उत्पन्न शक्ति रिक्तता की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास भी किए गए, और हिंद चीन विशेषता वियतनाम युद्ध भी छिड़ गया इसी कारण से। एक और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रबल राष्ट्रीय भावना, एवं दूसरी ओर आप देखते हैं एक नए प्रकार से क्षेत्रीय समायोजन के प्रयास में अन्य लघु स्तरीय देश जैसे कि आप देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, इनके बीच में भी विवाद फैलता गया। परस्पर विश्वास की भावना का भी उदय हुआ, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो बड़े देश होते हैं, जैसे कि अगर बात की चाइना की या अमेरिका की, तो ये लोग उस समय आप देखते हैं कि रूस का भी युद्ध चल रहा था। रूस और चाइना, मतलब रूस और अमेरिका में शीत युद्ध भी चलते हैं, आपको पता रहता है कि भाई, तो एक देश को मिलाते हैं अपने अंडर में, एक देश को अपने अंडर में, इस प्रकार से पड़ोसियों में क्या होता है, भेद होता है। एक की मदद करेगा रूस, एक की मदद करेगा अमेरिका, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी रही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सांस्कृतिक विकास क्या रहा? तो हमने भौगोलिक समझा, हमने पॉलिटिकल समझा, और अब हम समझेंगे सांस्कृतिक यानी कल्चरल विकास। तो यहाँ की सामाजिक संरचना में बहुसंख्यक मूल निवासियों के साथ मध्यवर्गीय भारतीय तथा चीनी एवं उच्च वर्गीय, जो मतलब जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो खास करके भारतीय हैं या फिर चीनी हैं, और ख़ास करके उच्च वर्गीय बात की जाए तो यूरोपीय अल्पसंख्यकों का मिश्रण है यहाँ की जनसंख्या में। और पाषाण युगीन संस्कृति का विकास इस प्रदेश में पूर्वी अथवा दक्षिणी एशिया से भी पहले हुआ था, जिसके विशिष्ट लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मातृ प्रधान सामाजिक संगठन भी आपको दिखेगा, लकड़ी के खंभों पर बने मकान भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा नौचालन कौशल भी दिखेगा, सिंचाई पर आधारित धान की कृषि, इन सभी के प्रमाण मिलते हैं खास करके। किंतु नवपाषाण काल तथा धातु युगीन सभ्यता प्राचीन मतलब भारतीय और चीनी प्रदेशों में पहले विकसित हुई, यहाँ पर उसके बाद विकसित हुई। और ईसा काल से लगभग 13वीं शताब्दी तक, मतलब ईसा काल से 13वीं शताब्दी तक आप देखते हैं सामुद्रिक मार्ग के सहारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार जो होता रहा यहाँ पर। इसके कारण से सांस्कृतिक प्रभाव भारत का ज़्यादा पड़ा, और फलस्वरूप यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म, इसके अलावा लेखन कला, सिंचाई व्यवस्था और उन पर आधारित संगठित राजनीतिक व्यवस्था एवं नगरीय जीवन का विकास होता रहा, चूँकि भारतीय राजाओं के संपर्क में ये प्रदेश आते रहे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है भाई, पांचवा प्रश्न आपका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की आंतरिक विभिन्नताएं बताइए। तो इस प्रदेश में यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में आंतरिक विभिन्नताएं भी कम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक विभिन्न प्रायद्वीपीय भाग आप देखिएगा इसमें आपको मिलेंगे, और द्वीप समूह मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भाग मतलब कि ऐसे प्रदेश जो कि 3 तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं, उनको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं।
द्वीप समूह उसको कहते हैं कि तमाम सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं और वो चौतरफा जल से घिरे हुए होते हैं। समुद्रों में खास करके ऐसी स्थिति होती है। और खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया की बात की जाए तो ये समुद्र के बीच में ही आपको दिखेगा। ठीक है, आप देखते म्यांमार की भी सीमा समुद्र से लगती है, थाईलैंड की भी सीमा आप देखेंगे लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कंबोडिया की भी दिखेगी, लाओस की भी आप दिखेगी। तो ऊपर से चीन सागर होगा, नीचे से हिंद महासागर, बगल से प्रशांत महासागर, ये सब आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भाग और द्वीपीय समूहों में एक प्रकार से पूरी की पूरी जो आंतरिक विभिन्नताएं हैं या जो एक प्रकार से आधार है ये द्वीप और प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपीय खंड में नदी घाटियों में केंद्रित भौगोलिक संगठन मिलता है, जबकि द्वीप समूहों में समुद्रोन्मुख संगठन की प्रधानता है। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में मुस्लिम धर्म की प्रधानता है, जबकि आप देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार हुआ और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय खंड में तिब्बती चीनी भाषा की प्रधानता आपको दिखेगी। जबकि द्वीप समूह में जो है ऑस्ट्रोनेशियन भाषा भी आपको दिखेगी। और बिलग नदी घाटियों में विकसित राष्ट्रों तथा परस्पर संपर्क कम होने के कारण से प्रायद्वीपीय खंड में सूक्ष्म भौगोलिक तत्वों की विविधता है, जबकि द्वीप समूह में प्राकृतिक बिलगाव अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण से क्या है, मानवीय तत्वों में आंतरिक समरूपता भी दिखाई पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की चीज़ें रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले इसके और भी जो रहे हैं वो चीज़ें अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। ओके, एक बार सभी लोग शेयर जरूर करेंगे अपने समस्त दोस्तों के पास, ताकि इसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ओके, दक्षिणी पूर्वी एशिया की धरातलीय संरचना का वर्णन कीजिए। जो खास करके धरातलीय संरचना उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चरल रिलीफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात की जाए तो अक्षांशीय स्थिति के कारण से यह अन्य बृहद प्रदेशों से अलग है। अब बृहद प्रदेश का मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया एक बृहद प्रदेश हो गया, तो ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक हो गया दक्षिण पश्चिम एशिया और एक हो गया फार ईस्ट एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया। तो इन दोनों से अलग है, क्योंकि कर्क रेखा दक्षिणी एशिया के मध्य भाग से लगभग मध्य से और पूर्वी एशिया के दक्षिणी उपांत से गुजरती है। भौम्य की आकृति अगर देखें तो भौम आकृतिक विन्यास से यह प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप अथवा चीन से भिन्न है। यहाँ विशाल मोड़दार पर्वतों और विशाल जलोढ़ मैदानों का अभाव है, यानी यहाँ पर पर्वत आपको वलित पर्वतों की संख्या कम दिखेगी, ना मैदान यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ आंतरिक पठार और संकरे तटीय मैदानों की प्रधानता आपको ज़्यादा दिखेगी। और इस प्रखंड में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, अधिक वर्षा होती है और इसके कारण से यहाँ सघन वनों के विशाल क्षेत्र भी आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी वर्षा ज़्यादा होगी तो वन जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादा होंगे। अत्यधिक वर्षा के कारण से नदियाँ क्या करती हैं, नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों तथा जावा में ज्वालामुखी उद्गार से बनी मिट्टियों को छोड़ करके सरबर्त मिट्टी अत्यधिक अपक्षालित हुई है और परिणाम स्वरूप इसके उपजाऊ हो गई। यानी कि ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती कट करके, इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, मिट्टी में कुछ पैदावार नहीं होती है। तो इसीलिए वहाँ की मिट्टियाँ कहाँ की खाली इंपॉर्टेंट है, यहाँ की मतलब उपयोगी हैं खेती करने के लिए। तो एक तो वह मिट्टियाँ जो कि एक प्रकार से नदियों के द्वारा बहा करके आती हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बहा करके जो मलबे आते हैं उनके द्वारा जो बनती हैं जलोढ़ मिट्टी। और एक होती है जावा, जो एक प्रकार से इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जावा। तो जावा पर ज्वालामुखी उद्गार बहुत अधिक मात्रा में होते, तो उसके कारण से वहाँ पर मिट्टी जो बनी हुई है तो खास करके काली मिट्टी बनती है इसके, तो वहाँ पर भी वो उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, नदियों घाटियों में ही कम वन और उर्वर मिट्टियों का संयोग है। समुद्र तटीय मैदान भी प्रायः दलदली है और कुल क्षेत्रफल में कृषिगत भूमि का परसेंटेज जो है क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपका है दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु की बात की जाए तो वहाँ पर खास करके वहाँ की समुद्र तटीय स्थिति, भौम्याकृति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का व्यापक प्रभाव पड़ा है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक तत्वों में आप देखिएगा तो जलवायु की समरूपता यहाँ पर हमेशा प्रधानता की स्थिति में रही है। यद्यपि इंडोनेशिया और मलेशिया की बात की जाए तो वहाँ पर वर्षा का वार्षिक वितरण जो रहा है वो विषुवत रेखीय, यहाँ पर विषुवत कर लीजिएगा, विषुवत रेखीय जलवायु के समान ही है। और यहाँ पर लगभग प्रतिदिन उच्च तापमान के कारण से लगभग 4 PM के आसपास यानी शाम के 4 बजे के आसपास
मूसलाधार बारिश भी होती है, जबकि मतलब डेली की यही नियम है। और जबकि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो जलवायु मानसूनी जलवायु के अत्यधिक निकट है और सर्वत्र प्रचलित पवनों का ऋतुविक परिवर्तन होता रहता है और दो स्पष्ट आर्द्र और शुष्क अथवा आर्द्र और अपेक्षाकृत शुष्क ऋतुएं मिलती हैं। इस प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी एशिया व दक्षिणी एशिया की अपेक्षाकृत वर्षा की मात्रा और अवधि का विस्तार अधिक है। ये वही पूर्व वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हो गया, ठीक है, तो इतना तो मैंने इसको बताया था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है कोपेन द्वारा एशिया के जलवायु का वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको समझेंगे। तो कोपेन महोदय ने एशिया के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। जर्मन विद्वान थे कोपेन। इन्होंने विश्व जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को 5 प्रधान और 11 उप भागों में बांटा है, जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। कोपेन महोदय ने अपने वर्गीकरण का आधार जो बताते हैं वो तापमान और वर्षा की मात्रा को बताते हैं, जो कि जलवायु के आधारित तत्व माने जाते हैं। और इन तत्वों के आधार पर उन्होंने जलवायविक व्यवस्था प्रस्तुत करी। और ये समझते हैं कि उन्होंने 5 प्रधान जो जलवायु प्रदेश बताए हैं एशिया के, वो कौन कौन से हैं। तो 5 ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला है उष्ण आर्द्र जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, चौथा है शीत शीतोष्ण जलवायु और पांचवा आप देखते हैं ध्रुवीय जलवायु। अच्छा, अब इसमें समझते हैं जो पहला उन्होंने बताया वो है आर्द्र, कौन सी जलवायु भाई, आर्द्र जलवायु है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें भी कई पार्ट है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु की अगर बात की जाए तो इसके हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, उष्ण आर्द्र जलवायु, तो इसमें 2 भाग है खास करके, उष्ण आर्द्र जलवायु एक और दूसरा सवाना तुल्य जलवायु। ये 2 प्रकार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु में आती हैं। आर्द्र माने नमी वाला, उष्ण माने गर्मी, गर्मी और नमी वाली जो जलवायु है वो यहाँ पर मिलेगी पहला। दूसरा होता है शुष्क जलवायु। शुष्क माने एक प्रकार से जिसकी हवा में नमी नहीं होती है। इसमें स्टेपी तुल्य जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु शामिल होती हैं। यहाँ की वायु जब चलती तो वहाँ पर नमी नहीं होती हवा में, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार की जलवायु। जो तीसरा उन्होंने बताया कोपेन महोदय ने, वो बताया गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, यानी कि गर्म मैदान रहेगा, मतलब कि गर्म हवाएं चलेंगी। शीतोष्ण एक प्रकार से एरिया, मतलब शीतोष्ण मतलब समझ रहे हैं, शीतोष्ण का मतलब होता है एक प्रकार से, उष्ण माने होता है गर्म ज़्यादा, शीतोष्ण माने होता है कम, मतलब कि ठंडी वाला इलाका। तो गर्म शीतोष्ण यानी कि एक प्रकार ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन गर्म शीतोष्ण मतलब ठंडा ही होता है। तो गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, नमी रहेगी वायु में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गर्म शीतोष्ण शुष्क शिशिर और गर्म शीतोष्ण शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र शीतोष्ण, ये एक प्रकार से 3 पार्ट है इसके जलवायु प्रदेशों के। और जो अगला है चौथा जो उन्होंने बताया कोपेन महोदय ने, वो कहा शीत शीतोष्ण जलवायु, यानी जहाँ पर खूब ठंडा इलाका पड़ता है। शीत शीतोष्ण में आर्द्र शिशिर और शीत शीतोष्ण में शुष्क शिशिर, ये 2 प्रकार की जलवायु आपको दिखेंगी। और ध्रुवीय जलवायु में आप देखते हैं एक टुंड्रा जलवायु और एक हिम मंडित जलवायु। तो एक प्रकार से ये ध्रुवीय जलवायु जो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो एक प्रकार से जलवायु के कुछ भाग थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, एशिया में सिंचाई व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो एशिया के लगभग सभी देशों में सिंचाई के द्वारा गहन कृषि की जाती है और सिंचाई के द्वारा कृषि करना एशिया में बहुत ही प्राचीन काल से, यानी आदिकालीन समाज ने ही शुरू कर दिया था। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ सिंचाई के अनेक साधन और विधियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि नदियों पर बांध बना करके नहर के द्वारा सिंचाई करने की विधि, भूमिगत जल से कुआं अथवा नलकूपों के द्वारा सिंचाई, यानी भूमि के अंदर जो जल है तो उसको कुआं खोद करके निकाल करके और नलकूपों के द्वारा सिंचाई करना, ये सब पहले से पता थी। ढेकुली और तमाम प्रकार के चीज़ों का प्रयोग करके सिंचाई होती थी। और इन सभी विधियों और साधनों का उपयोग भौगोलिक परिवेश के अनुसार कम या अधिक सभी देशों में किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया में खनिज संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रदेश में खनिज एवं शक्ति संसाधनों का सामान्यतः अभाव रहा है, कमी रही खनिज और शक्ति संसाधनों की। कुछ विशिष्ट खनिजें यहाँ पर हैं, जैसे कि टिन हो गया, टंगस्टन है, खनिज तेल आपको मिल जाएगा, बॉक्साइट है, इन सभी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और विविध यानी कि कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारणों से औद्योगिकरण की दिशा में यह प्रदेश बहुत पीछे रह चुका है। और यहाँ से चावल, बगाती फसलों तथा महत्वपूर्ण खनिजों का निर्यात किया जाता है, अतः कच्चे पदार्थों के निर्यात में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टैम्प के द्वारा एशिया की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो स्टैम्प महोदय ने किस प्रकार से बांटा भाई? तो एशिया की जलवायु की समान विशेषताओं और स्थानीय पक्षों को ध्यान में रखते हुए
स्टैम्प महोदय ने एक सामान्य एवं बोधगम्य वर्गीकरण प्रस्तुत करा। बोधगम्य माने होता है जानने योग्य, ठीक है। सामान्य मतलब सामान्य, और बोधगम्य मतलब सभी लोग समझ पाएँ, समझने योग्य, ठीक है। तो उस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया स्टैम्प महोदय ने, किसका? एशिया की जलवायु का, ठीक है, क्लाइमेट का। उन्होंने किस प्रकार से बांटा, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। इनका वर्गीकरण जो है सरल है, तर्कपूर्ण है और सामान्य पाठक के लिए अधिक ग्राह्य है, यानी समझने योग्य है। इन्होंने एशिया को 10 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है विषुवत रेखीय जलवायु, दूसरा है मानसूनी जलवायु, तीसरा है चीन तुल्य जलवायु, चौथा है मंचूरिया तुल्य जलवायु, पांचवा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, छठवां है शीत मरुस्थलीय जलवायु, सातवां है रूम सागरीय जलवायु, आठवां है स्टेपी तुल्य जलवायु, नौवां है टैगा तुल्य और 10वां है टोंडा जलवायु। तो एक प्रकार से 10 प्रकार की जलवायु प्रदेश बांटा है एशिया को, किसने? स्टैम्प महोदय ने। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा आगे और बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इंडोनेशिया के खनिज संसाधन बताइए। तो यह एशिया का यानी इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया जो देश है यह एशिया का एक महत्वपूर्ण पेट्रोल उत्पादक देश माना जाता है इंडोनेशिया। और 2005 में आप देखिएगा तो इसका उत्पादन लगभग 5.5 करोड़ टन रहा है। विश्व का लगभग 1.4% जो पेट्रोल है ये अकेले इंडोनेशिया ने एक प्रकार से उत्पादित किया। सीमित मात्रा में कोयला भी यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, परंतु जल विद्युत की संभाव्य क्षमता बहुत अधिक है। और टिन के निक्षेप उल्लेखनीय है यहाँ पर। बॉक्साइट और निम्न कोटि का लोहा भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा तांबा, निकेल, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, फॉस्फेट, गंधक और सोना चांदी भी न्यून अधिक मात्रा में, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, इस प्रकार से उपलब्ध है। टिन खास करके सुमात्रा द्वीप जो है वहाँ पर आपको मिलेगा और उसके निकटवर्ती द्वीपों के प्राचीन जो भूखंड है वहाँ से टिन की प्राप्ति होती है। और विश्व का लगभग 26.6% टिन जो होता है ये उत्पादित करता है अकेले एक प्रकार से इंडोनेशिया में। और ख़ास करके दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में इंडोनेशिया के उत्पादन में, मतलब टिन के उत्पादन में इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है पूरे संसार में। इसके अलावा सिंगकेप, बंका तथा जो है बिल्टन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पर टिन के ओर। और ख़ास करके पेट्रोलियम जो है यहाँ पर कहाँ पर मिलता है? सुमात्रा द्वीप पर मिलता है। जावा पर भी आपको पेट्रोलियम मिलेगा। इसके अलावा कालीमंतान, इन सभी द्वीपों पर आप देखेंगे। और इसके अलावा पश्चिमी इरियन के कई स्थलों पर आपको पेट्रोल मिल सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मतलब मिलता भी है। अधिकांश उत्पादन जो होता है सुमात्रा में होता है, सोना खास करके सुमात्रा। और जैसा कि आपको पता है कि सेलीबीज और निकेल पूर्वी द्वीपों से प्राप्त होता है, लोहा जावा से तथा सेलीबीज और बॉक्साइट सुमात्रा में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से खनिजों के मामले में, यहाँ पर खनिज संसाधन के मामले में मैंने इंडोनेशिया का परिचय आपको दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना, चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का वितरण पर प्रकाश डालिए। तो संपूर्ण एशिया में जनसंख्या का वितरण असमान है और यहाँ की जनसंख्या वितरण के बारे में कहा जाता है कि ऐसे भाग अधिक हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है यहाँ पर। और इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की अनुकूलता, उपजाऊ जलोढ़, समतल मैदान और धान की कृषि के कारण भोजन की सुगमता से इतनी अधिक जनसंख्या को आकृष्ट किया गया है कि ये सभी भूखंड प्राचीन काल से ही मानव के लिए आकर्षक क्षेत्र बन चुके हैं। जनबहुल देशों में भी जनसंख्या वितरण प्रतिरूप समान नहीं है। दक्षिणी पूर्वी एशिया यद्यपि अपेक्षाकृत कम जलवायु और इसके अलावा कम जलवायु अनुकूल के कारण से कम सघन बसा क्षेत्र है, लेकिन इरावदी और सालबीन, मेकांग, ये सब नदियां हैं। इन नदी घाटियों में आप देखिएगा इंडोनेशिया में, सिंगापुर में जावा, सुमात्रा और इसके अलावा कालीमंतन द्वीप और थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी, इन सभी देशों में आप देखते हैं, मतलब इन सभी स्थानों पर बड़े सघन क्षेत्र हैं ये, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। और इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में वितरण प्रतिरूप सामान्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की जाए तो कृषि सर्वप्रथम आर्थिक कर्म यहाँ का माना जाता है। और इस क्षेत्र में विशेष करके चावल और बगाती फसलों में खास करके गन्ना हो गई,
चाय हो गई, रबर है, नारियल है, इन सभी खेती, ये सब खेती की जाती है और इन सभी खेती की प्रधानता है। आंतरिक पठारी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि की जाती है, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि का मतलब कि जब तक मिट्टी उपजाऊ है तब तक वहाँ पर खेती होती है और नहीं तो फिर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर अलग खेती होती है। तो ये होती है स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि। नदी घाटियों और समुद्र तट के निकट धान प्रधान कृषि की जाती है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर चावल का निर्यात भी अधिक किया जाता है। चूँकि यहाँ पर जनसंख्या कम है और उत्पादन जनसंख्या से ज़्यादा होता है, इसलिए चावल बेच भी दिया जाता है यहाँ का, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीसरा मतलब अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सड़क परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सड़क परिवहन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक सुलभ परिवहन का माध्यम है। सड़क परिवहन सर्वाधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थलीय संबंध जोड़ने का माध्यम है। प्राचीन सड़कों का जीर्णोद्धार और नई सड़कों का निर्माण एशिया के लगभग सभी देशों में प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन 20वीं सदी में मोटर गाड़ी के विकास के बाद ही आप देखते हैं सड़कों का रूप रंग बदलने लगा है। यहाँ के आज अनेक प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग और स्थानीय पथ, ऐसे मार्ग बन चुके हैं। तो एशिया के देशों में सड़क जाल का विस्तार खास करके एक जैसा नहीं है। सघन सड़क जाल का विकास जापान में आपको दिखेगा, एशिया में, भारत में आपको दिखेगा, चीन में और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में आपको दिखेगा। और एशिया में विश्व की कुल सड़क लंबाई का मात्र 5% जो भाग है वो खास करके इस प्रदेश में मिलता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जिसका सघनतम रूप जापान में है। और जापान खास करके मतलब एशिया में मैं बात करूँ, एशिया में विश्व की कुल लंबाई का लगभग 5% जो है केवल एशिया महाद्वीप में ही सड़कें मिल जाती हैं, ठीक है। और खास करके इसका सघनतम रूप जापान में है। जापान सड़क परिवहन में एशिया का सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनसंख्या घनत्व पर प्रकाश डालिए। तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 यानी कि रहा 51 लोग जो है मतलब 51 जनसंख्या घनत्व माना गया 2010 की जनगणना के अनुसार। वह एशिया का जो जनघनत्व है एक प्रकार से औसत जनसंख्या वो 165 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व रहा एशिया में। पूरे संसार की अगर जनसंख्या घनत्व की बात की है, औसत जनसंख्या घनत्व, तो 51 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, 1 किलोमीटर के वर्ग में निवास करते हैं। जबकि एशिया की बात की तो 165 लोग यानी कि लगभग 110 लोग जो है 114 लोग या 113 लोग ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है, औसत से भी ज़्यादा। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की है तो औसत जनसंख्या 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इससे स्पष्ट है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जनघनत्व विश्व के औसत 2 गुना से भी अधिक माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में औसत घनत्व 132 से अधिक है। जनभार वाले देशों की संख्या कम है, जबकि कम जनघनत्व वाले देशों की जनसंख्या खास करके अधिक है, मतलब कि उनकी जनसंख्या अधिक है। इससे स्पष्ट है कि इन देशों में सर्वत्र घनत्व तो समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि कंबोडिया के आर्थिक तंत्र का वर्णन कीजिए। कंबोडिया की बात की है तो कंबोडिया का आर्थिक तंत्र जो है कृषि पर आधारित है और यहाँ के लगभग 90% लोग कृषि पर, वन और मत्स्य उत्पादन में लगे हुए हैं। मैदानी भागों की बात किया है तो वहाँ पर जहाँ पर मैदानी भाग ज़्यादा है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि अधिक है और फिर भी वहाँ पर 16% क्षेत्रफल ही कृषि के लिए उपयोगी है, मैदानी भाग होने के बावजूद भी। और इसको 2/3 भाग में धान का उत्पादन ही कर लिया जाता है मैदानी क्षेत्र पर। खास करके जो है टोनले, सापके, चतुर्दिक तथा मेकांग घाटी जो है नदियों के, इनमें डेल्टा के ऊपरी भाग में आप देखते हैं सर्वत्र धान उत्पादन की प्रधानता रहती है। नदियों के अवसाद से निर्मित ऊंचे भागों पर सहतूत के वृक्ष तथा मक्का, मूंगफली, टमाटर, इन सभी की खेती की जाती है। वर्षा की कमी खास करके के द्वारा मतलब वर्षा की कमी से सिंचाई, मतलब अगर वर्षा कम होती तो सिंचाई के द्वारा वर्षा की कमी को पूरा किया जाता है। मक्का, शकरकंद, कपास, गन्ना, रबर और पटसन यहाँ की अन्य प्रमुख फसलें हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि इंडोनेशिया की कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। इंडोनेशिया की लगभग 60% से भी अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, परंतु इसके 10% से भी कम क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। यहाँ अधिकतर सीमांत किसान हैं जो धान, मक्का, शकरकंद तथा अन्य खाद्य फसल पैदा करते हैं। धान प्रमुख फसल है जो कि कुल कृषिगत भूमि के 2/3 से अधिक भाग पर उत्पन्न किया जाता है। दूसरा स्थान मक्का का है। चावल का उत्पादन अधिक होने पर भी इंडोनेशिया अधिक जनसंख्या व अधिक खपत के कारण चावल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है।
बागायती फसलों में आप देखेंगे तो गन्ना, चाय, कहवा, नारियल, तंबाकू, रबर और मसाला, इन सभी का उत्पादन किया जाता है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि एशिया के रेल परिवहन का वर्णन कीजिए। तो एशिया में रेल पथ का जो जाल है उसका सर्वाधिक विकास खास करके आप देखते हैं जापान और भारत में पाया जाता है, और जो विश्व स्तर पर साधारण घनत्व वर्ग में आता है। चीन, कोरिया और दक्षिणी साइबेरिया कम घनत्व के क्षेत्र हैं। शेष एशिया नगण्य रेल मार्गों का क्षेत्र है। चित्र के अवलोकन से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शाऊं, हालांकि चित्र यहाँ पर आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें अगर समझेंगे तो हम मतलब रेल जाल का विकास भी क्षेत्रीय परिवहन हेतु हुआ है। यहाँ यूरोप या अमेरिका सादृश्य अंतर्देशीय रेल परिवहन का अभाव है, और एशिया की मतलब कमी है रेल परिवहन की। और एशिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है वो साइबेरिया में है, जो रूस का हिस्सा है खास करके, जो कि एशिया में पड़ता है, उसको साइबेरिया कहते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा मास्को से लेकर के व्लादिवोस्टोक को जोड़ने वाली जो रेखा मतलब की जो लाइन है वो है, और ख़ास करके जो ट्रांस साइबेरिया के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी मध्य साइबेरिया के औद्योगिक, खनिज और कृषिगत क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पूर्वी साइबेरिया की तुलना में अधिक रेलपथ जाल का विकास हुआ है। और यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि एशिया का विकास मतलब एशिया का विशाल क्षेत्र रेलपथ विहीन है। मतलब एशिया के जहाँ कुछ भागों पर ही रेलवे लाइन बिछी हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा खाली एरिया है जहाँ पर रेलवे लाइन का विकास अभी नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सामुद्रिक एक सूत्रता किस प्रकार विकसित हुई है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सामुद्रिक मार्ग की प्रधानता है। अधिकतर आप देखते हैं विकसित क्षेत्र जो है समुद्र तटीय भाग में ही है, यानी जो समुद्र तटीय इलाके हैं वो ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा डेवलप है। यहाँ सामुद्रिक मार्गों के द्वारा अनेक बिखरे द्वीपों के एक सूत्र होने की सुविधा है। प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार, इसके अलावा 15वीं सदी में मलेशिया, इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रसार जो हुआ है वो समुद्र मार्ग के द्वारा ही संभव हो पाया है। आंतरिक क्षेत्रों के दुर्गम होने के कारण से यहाँ के लगभग सभी देशों का व्यापार वाह्योन्मुख रहा है, परंतु मलक्का से दक्षिण चीन के महत्वपूर्ण अक्षीय समुद्री मार्ग पर आप देखेंगे तो उस मार्ग पर कभी कभी एक शासक का संपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया है। इससे भिन्न यूरोपीय देशों के आधिपत्य क्षेत्र में विभक्त होने से इस प्रदेश के राष्ट्रों में परस्पर घनिष्ठ आर्थिक संबंध स्थापित नहीं हो सका। यद्यपि आप देखते यही नहीं, अपितु ये देश जो है पश्चिमी देशों के लिए सामुद्रिक यातायात सुविधा के माध्यम एवं आर्थिक दोहन के शिकार होकर के कालांतर में कमजोर अर्थतंत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं, और जबकि यही तत्व कालांतर में स्वतंत्र राष्ट्रों के परस्पर संगठन के माध्यम बन गए हैं। अब पहले जो राष्ट्र लड़ा करते थे अब वो एक प्रकार से आपस में मित्रता का हाथ आगे बढ़ा रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सामरिक महत्व को बताइए। दक्षिणी पूर्वी एशिया सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश खुले सागरीय क्षेत्र में द्वीपीय देश हैं, मतलब द्वीप ज़्यादा हैं यहाँ के देशों में। और यह क्षेत्र पूर्वी एशिया और अन्य महाद्वीपों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। और इन महाद्वीपों के समुद्री जलमार्ग पूर्वी एशिया को जाने के लिए इन्हीं क्षेत्रों से होकर के गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक रूप से सामरिक बढ़त हासिल किया जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्रवर्ती देशों में खास करके कटा फटा किनारा होने के कारण से वहाँ पर बंदरगाह बनाना आसान है, जिससे युद्ध जलपोत और मालवाहक जहाज ये जहाँ पर रुक सकते हैं बंदरगाहों पर, तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध की स्थिति में भी ये काफ़ी सहायक हो सकते हैं यहाँ के देश, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं अमेरिका से लेकर के रूस, चाइना सब यहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। खास करके भारत भी खास करके अगर नहीं जमाएगा तो फिर दिक्कत आप देखते हैं, जब उन लोगों की पीठ बन जाएगी तो फिर कहीं से भी कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया की भौगोलिक समस्याएं बताइए। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया यदि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यो तो यहाँ पर अनेक भौगोलिक समस्याएं भी विद्यमान हैं। खास करके यह क्षेत्र परिप्रशांत महासागर के ज्वालामुखी के अग्नि मेखला में पड़ा हुआ है, यानी जहाँ पर ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में आती है, इसीलिए उसको अग्नि मेखला कहा जाता है। परिप्रशांति का जो एरिया रहता है, तो यहाँ पर आए दिन आप देखते हैं ज्वालामुखी व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रहती है। सुनामी व चक्रवात भी यहाँ पर आए दिन अपनी विनाशकारी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं।
जिस कारण से इस क्षेत्र में न केवल भारी जान माल का नुकसान होता है बल्कि अनेक जीव जंतु और वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में भी आ जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की ये भौगोलिक समस्या रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि म्यांमार की प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्राकृतिक वनस्पति अगर बात की है म्यांमार की, तो म्यांमार में उच्च तापमान रहता है, अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, और इसके कारण से अधिकतर ऊंचे क्षेत्र सघन रूप से वन आच्छादित है, यानी कि वन बहुत ज़्यादा है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको दिखेंगे म्यांमार में, और कुछ पेड़ 30 मीटर से भी अधिक ऊंचे आपको म्यांमार में दिखेंगे, और बहुमूल्य पेड़ होते हैं, खास करके बहुत महंगे होते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आपको इसी प्रकार से मतलब मिलेगी जनसंख्या, थोड़ा इससे कम मिलेगी, मतलब वो क्या बोलते हैं पेड़ों की संख्या, वन आच्छादित क्षेत्र। अगला आप देखिएगा, मिट्टी कैसी है भाई म्यांमार की, तो पश्चिमी तथा पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिक वर्षा होती है म्यांमार में, और तीव्र ढाल के कारण से अपक्षालित यानी जो अपर्दित मिट्टी है, अपक्षालित और अपर्दित, छिछली, अनुर्वर, यानी जब अपक्षालित हो जाएगी मिट्टी, कट जाएगी और कट करके बह जाएगी तो एक प्रकार से छिछली और अनुर्वर हो जाएगी। तो ये जब ऐसा हो जाता तो लाल मिट्टी एक प्रकार से वहाँ पर बनती, तो लाल मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं मानी जाती है। ठीक है, और सान के पठार में आप देखते हैं उसके चूना पत्थर वाले भाग में अनुर्वर लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो उर्वर जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों में मात्र मिलती है म्यांमार में, बाकी मिट्टियाँ यहाँ पर अनुर्वर भी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, म्यांमार की कृषि पर प्रकाश डालिए। तो म्यांमार दक्षिणी पूर्वी मतलब म्यांमार जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वप्रमुख चावल निर्यातक देश है, चावल बेचने वाला देश है ये। इसका उत्पादन पहले शुष्क घाटी क्षेत्रों में ही सीमित था चावल का, जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक था। वर्षा कम होने के कारण से यहाँ वनस्पति साफ करने में भी आसानी थी। वर्षा की कमी सिंचाई के द्वारा पूरी कर ली जाती थी म्यांमार में। माईतंगी सहित भिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था थी, अतः माईतंगी घाटी म्यांमार का चावल गोदाम कहलाती है। ब्रिटिश काल में डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती को प्रोत्साहन मिला, और यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण से इसके साथ ही साथ उर्वर जलोढ़ भूमि उपलब्ध होने से, पतन के निकट होने से निर्यात की अपेक्षाकृत अधिक सुविधा यहाँ पर है। पतन माने क्या होता है, बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह इसके पास ही पड़ता है, तो इसीलिए निर्यात की सुविधा ज़्यादा होती है और जल्दी मात्रा में चीज़ें मिलती हैं, उत्पादित होती है, वो बिक भी जाती है। तो इसके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है बंदरगाह का होना। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते रहें। अगला प्रश्न, थाईलैंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, बताएं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो थाईलैंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर थाईलैंड को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने भौगोलिक प्रदेशों में? 5 भौगोलिक प्रदेशों में थाईलैंड को बांटा गया है। पहला जो भाग है उसका नाम है पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग, यानी पश्चिम, बहुत ज़्यादा पश्चिम में, पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम उत्तर पर्वतीय भाग में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रकार से ये एक प्रदेश होगा। दूसरा है कोरात का पठार, थाईलैंड में ही पड़ता। तीसरा है मध्यवर्ती मैदान, जो कि नदियों के द्वारा बना है। और चौथा है दक्षिणी थाईलैंड, और अगला है आपका 5वां जो भौगोलिक प्रदेश है थाईलैंड का, वो है दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड। इस प्रकार से ये 5 भौगोलिक प्रदेश हैं थाईलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका दक्षिणी, मतलब प्रश्न है चौथा नंबर, यहाँ पर देखेंगे, मतलब और भी तमाम सारे प्रश्न होंगे, अगले इकाई से चौथा नंबर प्रश्न है, तीसरी इकाई से। प्रश्न है आपका कोरात के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो कोरात की बात की है, कोरात के पठार की, तो यह एक तस्तरी नुमा सरपट पठार है, और जिसका दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है ऊंचा है, और इस ओर पर्वत श्रेणियों का ढाल मध्यवर्ती मैदान की तरफ आपको दिखेगा, कोरात के पठार का जो ढाल है। और इसका जल प्रवाह खास करके नामसी नदी है एक, और नाममून, 2 नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा मेकांग नदी की ओर आपको दिखेगा। इसका मध्यवर्ती भाग साधारण है, ऊंचा नीचा है, जहां बलुआ पत्थर और खास करके और भी जो शैल है उनके ऊपर जलोढ़, कांप और बलुई दोमट मृदा भी आपको दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के बात की जाए कोरात के पठार की, तो इस प्रखंड में वर्षा की मात्रा कम होती है, अनिश्चित है, क्योंकि दक्षिण की ओर डांगरेक श्रेणी सामुद्रिक हवाओं के मार्ग में बाधक है, मतलब पर्वत है ये डांगरेक श्रेणी।
और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है कुरात के पठार में। और वर्षा का वितरण ऋतविक प्रतिरूप प्रकट करता है। नवंबर से अप्रैल तक शुष्क ऋतु होती है यहाँ पर, और यहाँ शुष्क मानसूनी वन अथवा सवाना वनस्पति भी मिलती है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कुरात के पठार के बारे में ये बातें हो गई। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, थाईलैंड के उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न भी आपका ही आता रहता है एग्जाम की दृष्टि से, मतलब ये प्रश्न लगातार आया हुआ है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपका है कि थाईलैंड में धात्विक मतलब धातु खनिजों की कमी से भारी उद्योगों का अभाव है। यहाँ अधिकांश हल्के उद्योग विकसित हुए हैं, जिसमें चीनी, सीमेंट, सूती, रेशमी और कृत्रिम भागों के वस्त्र, रबर के टायर, रसायन और कृत्रिम उर्वर, पेट्रोलियम के मतलब खास करके शोधन, पेट्रोलियम शोधन, मोटर उद्योगों का विकास, ये सब एक प्रकार से ये उद्योग धंधे हैं थाईलैंड के। और यहाँ रेशमी वस्त्र बुनने की प्राचीन परंपरा भी रही है थाईलैंड में। अधिकतर उद्योग पारिश्रकरण से संबंधित है थाईलैंड के। अधिकतर कारखाने बैंकॉक और थोनबरी क्षेत्र जो पड़ता है, बैंकॉक और थोनबरी क्षेत्र जो है थाईलैंड में, ये तो यहाँ पर खास करके यहीं पर ज़्यादा मात्रा में कारखाने स्थित हैं। परंतु 1960 ईस्वी के बाद में अन्य नगरों में भी कारखाने स्थापित किए गए हैं, और इनमें से एक ट्रैक्टर, एक टायर, एक मोटर कार और स्कूटर तथा 2 औषधि निर्माण के कारखाने शामिल किए गए 1960 के बाद। लकड़ी और रबड़ उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग माना जाता है। हाल के ही वर्षों में विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे खास करके नए कारखाने स्थापित हुए यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थाईलैंड के उद्योग धंधों के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है इससे। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, थाईलैंड की कृषि का वर्णन कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, तो थाईलैंड की बात किया है तो इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में बृहत्तम यानी कि अधिक मात्रा में धान उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ धान सर्वप्रमुख फसल है थाईलैंड की। 2001 में लगभग 92 लाख हेक्टेयर भूमि अर्थात आधे से अधिक जो कृषिगत भूमि है उस भूमि पर धान की खेती की गई थी, और लगभग कुल 270 लाख टन से अधिक उत्पादन भी किया गया था धान का, जो कि विश्व का लगभग 4.6% धान उत्पादन था। अन्य प्रमुख खाद्यान्नों में यहाँ पर मक्का की खेती होती, कसावा की सूखी सेमें भी यहाँ पर बोई जाती हैं, सोरघम, सोयाबीन, ये सब फसलें एक प्रकार से थाईलैंड की कृषि होती है इन सभी फसलों की। और व्यापारिक फसलों में आप देखते हैं रबर हो गया, गन्ना हो गया, केनाफ है, मेस्टा है, तंबाकू है, कपास है, मूंगफली है, इन सभी की खेती होती है। नारियल, तरबूज, केला, शकरकंद, ये सब भी आप देखते हैं उगाए जाते हैं खास करके थाईलैंड में। और अन्य फसलों में उत्तरी पूर्वी भाग में उत्तरी जो भाग है थाईलैंड का, वहाँ पर मूंगफली, कपास और तंबाकू विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इनकी खेती ज़्यादा होती है वहाँ पर। और अन्य क्षेत्रों में निर्वाहक कृषि पद्धति के द्वारा धान के अतिरिक्त ज्वार और बाजरा का उत्पादन भी होता है, जो कि निर्वाहक के रूप में, निर्वाहक मतलब कि खाने पीने के लिए, ठीक है, जीवन यापन के लिए। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग। ओके, चलें, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो मलेशिया की बात की है तो मलेशिया संघ का जो निर्माण हुआ था ये 1963 ईस्वी में हुआ है, जिसके अंतर्गत खास करके मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित पहले का ब्रिटिश उपनिवेश मलाया, सिंगापुर, सारावाक तथा साब्रा, उत्तरी बोर्निया जिसको बोलते हैं, ये सब सम्मिलित हुए मलेशिया में। परंतु 1965 में सिंगापुर इस संघ से अलग हो गया और अब मलेशिया के 2 भूखंड हैं, एक पश्चिमी मलेशिया यानी मलाया और दूसरा है पूर्वी मलेशिया यानी कि सारावाक और साबा का एरिया। तो ये मलेशिया के अब भाग है, सिंगापुर इससे अलग हो चुका है 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मलेशिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आता है। तो मलेशिया के निम्न अक्षांशों की अगर बात की है तो 1 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है ये अक्षांश पर, ठीक है। और ऐसा होने के कारण से यहाँ स्वभावतः भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से खास करके उत्तरी अक्षांश यानी ये भूमध्य रेखा है ये, और इसके एकदम से ऊपर यानी यहीं पर लगभग पड़ता है ये देश, ठीक है। तो इसके कारण से क्या है भाई, इसके कारण से यहाँ पर क्या है, इसके कारण से यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु होने के कारण से वर्ष प्रयत्न वर्षा ऊंचा तापमान मिलता है और खास करके वर्षा भी होती है। पेनांग में तापक्रम जो रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर से 28 सेंटीग्रेड तक रहता है। अस्पष्टता वार्षिक तापांतर 2 से 3 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है।
और वर्षा भी सर्वत्र लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापांतर का मतलब होता है जैसे कि ताप कितना घटा कितना बढ़ा, यानी दिन में तापमान कभी कभी क्या होता है 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, या वर्ष में कभी तापमान हाईएस्ट तापमान 48 डिग्री सेल्सियस गया, और एक प्रकार से एक ही साल में ठंडी में तापमान मान लेते हैं कि आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो तापांतर इसका कितना हो गया 38 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो गया। ठीक है, तो ये होता है तापांतर। लेकिन यहाँ पर तापांतर क्या, जैसे मान लेते हैं ठंडी में अगर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, या गर्मी में 27 डिग्री तापमान है। ठीक है, और अगर बात की है तो ठंडी में कितना है मान लेते हैं 25 है, या फिर और भी कम अगर हो गया तो 24 हो गया। तो इस प्रकार से है तापमान, मतलब कि ज़्यादा तापांतर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, वार्षिक तापांतर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है। वर्षा भी 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वर्षा पर मौसमी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी वायुधारा से यहाँ अधिक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा का जोर सुमात्रा के निकट रहने से कम हो जाता है। पूर्वी तट पर समुद्री तूफानों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मलेशिया की जलवायु के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के खनिज संसाधन पर टिप्पणी कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम से आपको कंठस्थ करना है। प्रश्न है कि इंडोनेशिया के खनिज संपदा या खनिज संसाधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो इंडोनेशिया खास करके प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न देश है, परंतु इसकी संसाधन संपन्नता में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। खनिज संसाधन में भी यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अपेक्षा संपन्न है। यह एशिया का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश है। सीमित मात्रा में कोयला भी यहाँ पर उपलब्ध है, और यहाँ पर टिन के निक्षेप उल्लेखनीय है, यानी टिन भी मिलता है। बॉक्साइट और निम्न कोटि का लोहा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इंडोनेशिया में। इसके अलावा तांबा, निकेल, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, फास्फेट, गंधक, सोना, चांदी ये भी न्यून अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा टिन सुमात्रा और निकटवर्ती द्वीपों के प्राचीन भूखंड से भी प्राप्त हो जाता है, और विश्व का लगभग 26.6% खास करके उपलब्ध है, खास करके विश्व का। ठीक है, टीना जो है लगभग 26.6% उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम जावा और सुमात्रा, इसके अलावा कालीमंटन द्वीपों से प्राप्त होता है। पश्चिमी इरियन के कई स्थलों पर भी पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है। अधिकांश उत्पादन सुझारू में होता है। सोना सुमात्रा में आपको दिखेगा, सेली बीज में भी आपको मिलेगा। और निकल की बात करें तो पूर्वी द्वीपों से निकल प्राप्त होता है इसके इंडोनेशिया के। लोहा जावा और सेलीबीज और बॉक्साइट सुमात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंडोनेशिया के खनिज संसाधन पर टिप्पणी हो गई। अगला प्रश्न आप देखते हैं, इंडोनेशिया या हिंदोनेशिया की कृषि का वर्णन कीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद ये प्रश्न हो चुका है एक बार क्या, लेकिन समझ लीजिए। तो संपूर्ण इंडोनेशिया के 10% से कम क्षेत्रफल पर कृषि होती है, और परंतु 60% जनसंख्या कृषि, वन एवं मत्स्य उत्पादन में लगी हुई है। यहाँ कृषि दो रूपों में होती है, एक छोटी जोतों पर किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन किया जाता है, और एक बड़े फर्मों पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है। ये प्रश्न भी नहीं हुआ है। अधिकतर छोटे लोग जो छोटे किसान होते हैं, मतलब अधिकतर लोग जो है छोटे किसान हैं, जो कि धान उगाते हैं, मक्का की खेती करते हैं, शकरकंद, और एक प्रकार से और भी जो खाद्य फसल है उनकी पैदावार करते हैं। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, खास करके इंडोनेशिया की भी, और ख़ास करके जो कुल कृषिगत भूमि के 2/3 हिस्से पर धान की खेती होती है, और इससे अधिक भाग पर भी आप देखते हैं खेती भी हो जाती है। और दूसरा स्थान मक्का का रहा है धान के बाद। चावल का उत्पादन अधिक होने पर भी इंडोनेशिया की बात की है तो चावल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है ये। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य फसलें जैसे कि कसावा, मक्का, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। बागायती फसलों में गन्ना, चाय, इसके अलावा आप देखिएगा कहवा, नारियल, तंबाकू, रबर और ख़ास करके और मसाले भी खास करके यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, खेती होती है मसालों की भी। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया की कृषि के बारे में चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से आपने चीज़ों को समझा और जाना। ठीक है, तो क्लियर हो गई बातें। तो ये आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी। तो अब लगभग आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में बात हो गई, और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और सुदूर पूर्वी एशिया इन सभी पर चर्चा हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।